इंडिया में रेलवे का जाल बिछाने वाला कौन है? सती प्रथा के खिलाफ कानून किसने बनाया? चाइल्ड मैरिज किसने बैन की? स्कूलों में वन वर्ड आंसर यानी एक शब्द में जवाब देने वाले सवालों में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते थे जिसका जवाब होता था ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज। अब अंग्रेजों के किए धरे पर तो बहुत बात होती है। लगान और मंगल पांडे जैसी फिल्मों में भी अलग अलग एंगल से ब्रिटिश एरा पर स्टोरीज दिखाई गई हैं। पर ब्रिटिश और कॉलोनियल शासनकाल की भारतीय लड़कियों और महिलाओं के लिए क्या देन है, इस पर बात करेंगे आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। ऑर्डिनरी और लल्लन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली के हुमायूं मकबरे के बगल में है ये जगह। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सारे एंकर्स, साथ ही मिलेगी म्याऊं की टीम यानी मैं और प्रतीक्षा। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट होगा। अभी तो इतना ही बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद होगा। दिन समय फिर से नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे, सुंदर नर्सरी, दिल्ली। अब आते हैं मुद्दे पर। आज कॉलोनियल काल के किए धरे पर बात करने के पीछे की वजह है मीनाक्षी लेखी, इंडिया की विदेश राज्य मंत्री। एक इवेंट में उन्होंने बात करते हुए कहा, भारत में सदियों से लड़कियां लड़कों से ऊपर रही हैं। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पुरातन काल से ही लड़कियां और औरतें डांसर, सिंगर, टीचर, शासक और ऊंचे पदों पर रही। महिलाओं को किसी भी फील्ड में काम करने पर रोका नहीं जाता था। लेकिन ये सब कॉलोनियल शासन काल के बाद बदल गया। उन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाया, भारतीयों ने उनकी संस्कृति अपनाई और इसके बाद समाज में महिलाओं के स्टेटस को उसने उल्टा कर दिया, जिस वजह से महिलाओं को भेदभावपूर्ण नजरिए से देखा जाने लगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए मैंने प्रोफेसर से बात की। आप पहले उन्हें सुनिए। तो यह है कि मीनाक्षी लेखी जी को भारतीय इतिहास और उसकी परंपरा का ज्ञान नहीं है। वैदिक पीरियड में जरूर वैदिक ऋचाओं की लेखिकाओं के रूप में महिलाओं के नाम की लिखी हुई ऋचाएं मिलती हैं, लेकिन बाद में जो महिलाएं हुई हैं उनका तो लिखा मिलता ही नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। कालिदास की रचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन कालिदास की पत्नी की रचनाएं नहीं मिलती। जो कालिदास की पत्नी सबसे अच्छी विदुषी महिला थी जिसने कालिदास को भी शिक्षित किया था। उसका कारण यह है, जिसे कि मीनाक्षी लेखी या उस तरह के लोग देखना नहीं चाहते, वो ये कि पितृसत्ता और पितृसत्ता की विचारधारा के आने के बाद पिछले करीब 3500 साल से भारत में बड़े पैमाने पर स्त्रियों को कोई भी अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र में या पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करने का नहीं दिया गया। ये एकदम खुला सच है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो आपके यहाँ जो मनुस्मृति रही है और धर्मशास्त्र की और दूसरी जो किताबें रही हैं, उन सब में सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की हिस्सेदारी तकरीबन बाधित रही है। उसका एक क्लासिक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। सबरीवाला मंदिर में आज भी सभी उम्र की स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। अनेक मंदिर ऐसे हैं जहां स्त्रियों का प्रवेश आज भी भारत में निषेध है। आज तो कॉलोनियल पीरियड नहीं है, इसलिए ये गलतफहमी है। कारण ये है कि वे मनुस्मृति और धर्मशास्त्र और खास तौर पर पितृसत्ता की विचारधारा की भूमिका जो पिछले 3500 साल से डोमिनेट करती रही है भारतीय समाज में, उसको वो देखती ही नहीं है। वो उसे बहस के लिए उपयुक्त विषय ही नहीं मानती। ब्रिटिश पीरियड में सबसे पहले स्त्री के प्रश्न सार्वजनिक प्रश्न बने। उसके पहले स्त्री के प्रश्न कभी सार्वजनिक प्रश्न नहीं बने भारतीय इतिहास में। यानी स्त्री को शिक्षा होनी चाहिए। मनुस्मृति स्त्री को शिक्षा से अस्वीकार करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये विधवा विवाह, बाल विवाह, ये तमाम चीजें जो आई, इनके खिलाफ में जो तमाम आंदोलन हुए, और सबसे बड़ी चीज सती प्रथा के खिलाफ, ये 3 बड़े मेजर जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, कभी सार्वजनिक तौर पर स्त्री के प्रश्नों पर कोई आंदोलन नहीं हुआ। इतिहास में किसी ऋषि मुनि ने आंदोलन नहीं किया, न किसी हिंदू राजा ने आंदोलन किया। पहली बार राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आंदोलन शुरू हुए। इसलिए ये चीज दिमाग से निकाल दें कि मध्यकाल में तो बड़े सुख थे, प्राचीन काल में तो स्त्री के पास में परम सुख थे। अगर प्राचीन काल में और मध्यकाल में स्त्री के लिए परम सुख थे, तो फिर ये मनुस्मृति में
स्त्री के खिलाफ में इतने प्रतिबंधों की जरूरत क्यों पड़ी? प्रोफेसर की बात तो आपने सुन ली, लेकिन मैंने सोचा जब बात शुरू हो ही गई तो इसे दूर तलक ले जाएं। यानी अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं को क्या दिया, यहाँ की लड़कियों पर उनका क्या प्रभाव हुआ और आज तक क्या असर है, इसे समझा जाए। इस पर मोटा मोटी तौर पर सोचने पर मुझे दो कानून याद आते हैं, सती प्रथा को बैन करने वाला और चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह के खिलाफ जो कानून उन्होंने बनाया था। ये वो दो कानून हैं जिनके बारे में मेरे स्कूल की एनसीईआरटी बुक्स में खूब पढ़ाया, बताया और सीबीएसई ने सवालों में पूछा। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी, या यूँ कहूँ कि हमने अपनाई, जो पहली नज़र में देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लगती है पर असल में बहुत पेट्रियार्कल है। आपने वो कथन सुना है, बिहेव लाइक अ लेडी, यानी लड़की की तरह व्यवहार करो, लड़की की तरह हंसो, लड़की की तरह बैठो, लड़की की तरह चलो। मैंने तो अपने स्कूल तक में टीचर्स को ये कहते हुए सुना है, वॉक लाइक अ गर्ल। हम इस पूरी कवायद के पीछे की जड़ को जानने निकले तो हमें समझ आया कि ये विक्टोरियन एरा से शुरू होता है। वहाँ माना जाता है कि एक अच्छी लड़की वो होती है जो ज़्यादातर चुप रहती है, कम और धीमे बोलती है, शर्माती है, ज़्यादा ज़ोर से हंसती नहीं है। इस पर ना मुझे एक बड़ी सही फिल्म याद आई। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आज ही देख डालिए, और नहीं है तो दोस्त से उधार लेकर देख लीजिए। बस मुझसे मत मांगिएगा, मैंने खुद किसी और से लेकर देखा है। फिल्म है एनोला होम्स। उसमें बड़ा सही तरीके से दिखाया गया है कि समाज में कैसे अच्छी लड़की की परिभाषा गढ़ी और कैसे हम उसे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तो बात हुई दिखने की। ब्रिटिश राज का असर आज तक हमारी पढ़ाई लिखाई में दिखता है। ब्रिटिश रूल की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं कि उन्होंने लड़कियों को बराबरी से पढ़ने और आगे बढ़ने के मौके दिए, लेकिन इस पढ़ाई लिखाई में बड़ी सफाई से भेदभाव छोड़ दिया। लड़कियों के लिए होम साइंस जैसे सब्जेक्ट बांटे, जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना पकाना, घर संभालने जैसी चीजें सिखाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, कम से कम घर से तो निकाला, पढ़ने का तो मौका दिया। लेकिन हम कब तक इस कम से कम के नाम पर उन चीजों को जस्टिफाई करते रहेंगे जिनका असर आज तक हमें देखने को मिलता है। और एक देन है जिसकी जड़ें विक्टोरियन इतिहास में है। उस एरा में माना जाता था कि महिलाएं सिर्फ एक आदमी से संबंध रख सकती है, वो है उसका पति। हालांकि पति के एक से ज्यादा रिश्ते हो सकते हैं, उसकी जिंदगी में कई सारी पार्टनर्स हो सकती है, बीवी के अलावा उसके कई अफेयर भी हो सकते हैं, और औरत इस बात के लिए उससे तलाक भी नहीं दे सकती क्योंकि ये नॉर्मल है। लेकिन यही नॉर्मल चीज अगर औरत करती है तो वो खराब या गिरी हुई मानी जाएगी। सेक्स के बारे में खुलकर बात करना उस एरा में अपराध था। इस मैटर को पब्लिक में इग्नोर किया जाता था और इस पर डिस्कस करना एम्बैरेसमेंट की बात होती थी। औरतों के लिए माना जाता था कि उनका कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं होती। फैमिली साइज का ख्याल रखने का सारा भार महिलाओं पर होता था। अगर वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती तो उन्हें सेक्सुअल डिजायर व्यक्त करने की कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पुरुष का मन है या उसकी कोई इच्छा है तब महिलाएं मना नहीं कर सकती, क्योंकि शादी के बाद वो पति की इच्छा का सम्मान करने के कॉन्ट्रैक्ट में होती है। औरतों के लिए शारीरिक संबंध कोई इच्छा या फीलिंग की बात नहीं थी, वो पुरुषों की लग्जरी का मामला था। अकादमिक पर्चे पढ़ते हुए मैंने पाया कि वहाँ न्यू पुअर लॉ नाम का एक कानून था, जिसके मुताबिक शादी के बिना अगर किसी महिला का बच्चा हुआ तो उसके पालन पोषण और आर्थिक जिम्मेदारी महिला की होगी। और ये विक्टोरियन व्यवस्था कॉलोनीज तक पहुंची और जाहिर है वहां से इंडिया आई, और ऐसा आई कि आज भी हम गोरेपन की क्रीम्स की ओर भाग रहे हैं। जितने पॉइंट्स मैं समेट कर आपके लिए लाई, इससे आपको कॉलोनियल एरा ने भारतीय महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी में जो छाप छोड़ी उसके बारे में समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी क्या राय है इस पर, ये भी बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड, ये भी बता दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।